अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम 10 में खुशामदीद। मैं हूं अली मुअज़्ज़म। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे एक अफसोसनाक वाक़या कहूँ, सानिहा कहूँ, समझ नहीं आता कि क्या कहूँ, चूँकि ईद में सिर्फ 2 दिन ही बाकी हैं और ईद से 2 दिन पहले दहशतगर्दों ने कोयटा को खून में नहला दिया। ये अपनी नौइयत का पहला वाक़या नहीं है, चूँकि जब इस तरह का कोई वाक़या होता है, जब कोई ओकेजन करीब आता है तो हम देखते हैं कि दहशतगर्द अपनी कार्रवाइयों में तेज़ हो जाते हैं। एक तरफ पाक फ़ौज फितना हिंदुस्तान, फितना खारिज के ख़िलाफ़ मुसलसल कार्रवाइयाँ कर रही हैं, तो दूसरी तरफ जब इनको कोई मौका नहीं मिलता तो ये निहत्ते शहरियों पर वार करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही कुछ वाक़या पेश आया कोयटा में। रेलवे फाटक के करीब धमाके में शहादतों की तादाद अब तक 18 हो गई है और 35 इसमें ज़ख्मी हैं। इस धमाके से ट्रेन में 14 और करीबी इमारत में मौजूद मियाँ बीवी और 2 बच्चे शहीद हुए। शुहदा में फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 3 जवान भी शहीद, जबकि इस धमाके में ख़वातीन और बच्चे भी शहीद और ज़ख्मी हुए हैं। धमाके से शटल ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं, जबकि फाटक के करीब मौजूद घरों की खिड़कियां, दरवाजे उखड़ गए। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि धमाका किस शदीद नौइयत का था। घरों के शीशे टूटे, करीब ही पार्किंग में खड़ी 23 गाड़ियां जलकर खाकस्तर हो गईं और मुबैना तौर पर खुदकुश बमबार ने गाड़ी से ट्रेन को निशाना बनाया। ये अब इससे ख़बर से रिलेटेड हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कोयटा के ब्यूरो चीफ मुजीब अहमद साहब। मुजीब साहब, मुसलसल इन ख़बरों की आप कवरेज कर रहे हैं और हमें अपडेट भी कर रहे हैं। इस खबर की अपडेट तो हमारे सामने है शहादतों से मुताल्लिक। ये बताइएगा कि ये जो फितना हिंदुस्तान, फितना खारिज की कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी हैं और फितना खारिज के ख़िलाफ़ पाक अफवाज की कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी है, निहत्ते शहरियों को फिर निशाना बना दिया, कोयटा को फिर खून में नहला दिया इससे 2 दिन पहले। जी बिल्कुल, भारत और अफगानिस्तान के स्पॉन्सर्ड ये दहशतगर्द जब भागने पे आते हैं तो फोर्सेस से ये भाग रहे होते हैं, फोर्सेस का मुकाबला नहीं कर पाते तो बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाते हैं। आज भी इन्होंने यही किया कि एक पैसेंजर ट्रेन जिसमें लोग मुसाफिर जा रहे थे ईद की छुट्टियां मनाने के लिए, उसको चमन फाटक के करीब खुदकुश धमाके का निशाना बनाया। ये एरिया जो है ये बिल्कुल 2 चेक पोस्टों के बीच में आता है और ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों की तवज्जो नहीं जाती, क्योंकि यहाँ पे एक नाला भी है और वहां पे कहीं पे साइड पे एक गाड़ी झाड़ियों में कहीं खड़ी की गई थी जिसपे किसी नजर नहीं पड़ी और जब यहाँ से ट्रेन गुजरी है तो ये खुदकुश बमबार ने जाके इससे टकराई और इसमें बेगुनाह शहरियों की जाने गई, लोग जख्मी हुए। लेकिन ये जो फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल खवारिज है, इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। आज भी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कोयटा पहुंचे और उन्होंने इस आज़म का अदा किया कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ये कार्रवाइयां जारी रहेंगे। हम इस तरह की मजमून कार्रवाइयों से मरूब नहीं होंगे। इनके खिलाफ ऑपरेशन भी जारी रहेंगे, इनसे सख्ती के साथ निपटा भी जाएगा। इसके अलावा जो शहीद हुए हैं उनकी फैमिलीज की देखभाल भी की जाएगी, जख्मियों को तमाम मुआवजा भी दिया जाएगा, इनके इलाज मुआवजे का खर्चा भी उठाया जाएगा। यहाँ आपको बताते चलूं कि फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल खवारिज को मुकम्मल सरपरस्ती हासिल है भारत की और वो ये कार्रवाइयां बेगुनाह शहरियों के खिलाफ कर रहे हैं। अब जब इनके खिलाफ ऑपरेशन होता है और ये फोर्सेस से भागते हैं तो ये फोर्सेस से लड़ने की बजाय बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाते हैं। आज भी इन्होंने यही हरकत की और बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। इसमें जो तबाही हुई उसका आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि जो करीबी इमारतें हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हुई। यहाँ पे एक पार्किंग लॉट है जहाँ पे गाड़ियां, लोग नई गाड़ियां भी खड़ी होती हैं, पुरानी भी, वो मुकम्मल तबाह हो गई। जो शहरी वहां से गुजर रहे थे वो इसका निशाना बने, तो जो बेगुनाह लोग थे वो इसकी जद में आ रहे हैं। ये लोग जो आज़ादी की बातें करते हैं या इस्लाम की बातें करते हैं, उनको अवाम और इंसानियत से कोई सरोकार नहीं। उनका एक एजेंडा है, वो बैरूनी एजेंडे पर अमल करते हुए लोगों को निशाना बना रहे हैं। इससे लोगों का नुकसान हो रहा है, अपने लोगों का नुकसान हो रहा है। उनको ये इस बात का बिल्कुल भी अदराक नहीं। इनको कैसे इदराक हो सकता है मुझीब? बात यह है कि ख़वातीन की जहन साजी करके उन्हें खुदकुश बमबार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं ये, लेकिन वो हमारे पास आ जाती हैं इस तरह की ख़वातीन। और जिस तरह अभी भी गिरफ्तारी हुई थी और बाकायदा तौर पर उस खातून ने बताया कि किस तरह से उसकी जहन साजी की गई और उसे इस्तेमाल करने की पूरी तरह से कोशिश की गई। जी बिल्कुल, यही कुछ हो रहा है कि बाकायदा नर्सरियां बन चुकी हैं जो इंटीरियर बलूचिस्तान में है। लोगों के जहनों को बिल्कुल ब्रेन वॉशिंग की जा रही है, उनकी बच्चों की, खवातीन की, नौजवानों की, और उनको उकसाया जा रहा है कि वो आके दहशतगर्दी करें और उनको
ये राग सुनाया जाता है कि ये सब आज़ादी के लिए, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप देखें तो ये जितने भी बड़ी वारदातें होती हैं, ये दहशतगर्द जब आते हैं तो ये अगर मसूंग में आए, कलात में आए, सुराब में आए, ये बैंकों को लूटते हैं, ये कोयटा में बैंकों को लूटते रहे, ये अगवा बराए तावान करते हैं। तो ये इस तरह की कार्रवाइयाँ ये अवाम के खिलाफ करते हैं, अवाम का पैसा लूट के ले जाते हैं, फिर ये कहते हैं कि जी हम लड़ रहे हैं आज़ादी के लिए। आज़ादी की ये कोई जंग नहीं है, ये सिर्फ मफादात की जंग है। बिल्कुल आज़ादी की जंग नहीं, मफादात की जंग है, जहां पर निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया जाता है। और जब बात दूबदू लड़ाई की आती है, पाक अफवाज से सामने की बात आती है, तो ये हथियार छोड़कर भागते हैं। और रॉ इसके अंदर मुलव्विस नज़र आती है हर तरह से कि वो सपोर्ट करती हुई दिखाई देती है। और जितने भी लोग यहाँ पर स्लीपर सेल्स गिरफ्तार हुए, उनकी जानिब से ये बयानात हैं कि वो किस तरह से जहनसाजी करते हैं। मुजीब अहमद जो कि कोयटा के ब्यूरो चीफ हैं, वो आज के सानिया से मुतालिक हमें अपडेट कर रहे थे। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ईरान अमेरिका कशीदगी पर हम बात करेंगे। कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे ईरान अमेरिका कशीदगी पर, क्योंकि पाकिस्तान एक बार फिर आलमी सफारतकारी के मरकज़ में खड़ा है। तेहरान, दोहा, वाशिंगटन और इस्लामाबाद के दरमियान बैकडोर राबते तेज़ हो चुके हैं। और अब सवाल सिर्फ जंग बंदी का नहीं, बल्कि एक बड़े जियोपॉलिटिकल मुआहिदे का बनता जा रहा है। एक तरफ अमेरिका ईरान से फौरी पेशरफ्त का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान जवाब का जायज़ा लेने की बात कर रहा है। जबकि इन सब के दरमियान पाकिस्तान की अस्करी और सिफारती क़यादत इंतहाई सरगर्म दिखाई दे रही है। ऐसे में पाकिस्तान के आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का एक बार फिर ईरान पहुंचना महज एक सिफारती दौरा नहीं, बल्कि खित्ते की बदलती हुई ताकत की सियासत का बड़ा इशारा समझा जा रहा है। ISPR की जानिब से जारी तस्वीर ने इन खबरों की मज़ीद तक़वियत दी है कि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान एतमाद साजी, जंग बंदी को पायदार बनाने और मुमकिना मुआहिदे की खद्दोखाल तय कराने में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम पर वाज़ेह पैगाम दे चुके हैं, जबकि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ को दोबारा मुज़ाकराती अमल में मुतहद होने की खबरें इस पूरे मामले को मज़ीद अहम बना रही हैं। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान वाकई वो ब्रेक थ्रू कराने जा रहा है जिसका इंतज़ार पूरी दुनिया को है? क्या तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान खामोश सिफारतकारी किसी बड़े मुआहिदे में बदलने वाली है? और अगर ऐसा होता है तो क्या मशरिक़ वस्ता में ताकत का पूरा तवाज़ुन तब्दील हो जाएगा? इस अहम गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक सफ़ीर जावेद मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम जावेद मलिक साहब, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। सर, पहला सवाल आपसे करना चाहूँगा कि क्या पाकिस्तान खामोशी से मशरिक़ वस्ता का नया पावर मीडिएटर बन रहा है या बन चुका है? इस पर क्या कहेंगे आप? जी वालेकुम अस्सलाम वली मौजूद साहब, थैंक यू वेरी मच। देखिए जी, पाकिस्तान की जो सफारती काविशें हैं वो तो दुनिया उसकी मोतरफ है। हमने देखा कि इस खत्ते में जब ये जंग का सिलसिला शुरू हुआ, एक बहुत ही कशीदा सूरत हाल डेवलप हुई। तो पाकिस्तान की काविशों से वहाँ पर पहले सीज फायर हुआ, सीज फायर के बाद हमने तमाम डिप्लोमेसी का जो अमल है उसको जारी रखा। ऑलमोस्ट 2 माह तक ये सिलसिला जारी रहा। बहुत ही पेचीदा मसला था, इतना आसान मसला नहीं था। आप जानते हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान गालिबन 4 साल, मतलब ये एक बड़ी बात है, 47 साल बाद हमने उनको दूबदू बिठाया इस्लामाबाद में जो मुज़ाकरात हुए। एब्सोल्युटली जी, क्योंकि वो तकरीबन 40-50 साल से उनके दरमियान कोई बातचीत नहीं हो रही थी। तो इस्लामाबाद टॉक्स का पहला सेशन इस्लामाबाद में जब हुआ तो ऑफ कोर्स मेरी नज़र में एक कामयाब सेशन था। उसके बाद भी ऑफ कोर्स हमने ये देखा कि बाज़ाब्ता तौर पर इस्लामाबाद टॉक्स तो नहीं हो रहे थे, लेकिन पस पर्दा जो डिप्लोमेसी का अमल था वो जारी था। हमारे फील्ड मार्शल हों, हमारे प्राइम मिनिस्टर हों, फॉरेन मिनिस्टर हों, फॉरेन ऑफिस की पूरी टीम हो, इवन हमने देखा इंटीरियर मिनिस्टर, हमारे फील्ड मार्शल साहब तो 2 दफ़ा खुद बजाते खुद जो है वो तेहरान गए और इस मसले का हल करने के लिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह जब हम देख रहे हैं कि मामला काफ़ी हद तक जो है वो सेटल हो चुका है, क्योंकि कल की जो मुलाकातों के बाद जो प्रेसिडेंट ट्रंप की एक बड़ी डिटेल में उन्होंने पोस्ट लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें खित्ते के तमाम ममालिक के साथ बात करने के बाद, तमाम सदूर से जो बादशाह हैं, क्राउन प्रिंसेस हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, उन सब से उन्होंने एक गुफ्तगू करने के बाद ऐलान किया कि हम डील के बहुत करीब आ चुके हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा कदम था कि जो जितनी भी खित्ते के ममालिक हैं, बिलखुसूस खलीजी ममालिक, उनके साथ उनकी तफसीली मुज़ाकरात हुए और फैसला करने से पहले उन्होंने अपने एतमाद में लिया। देखिए, इस खित्ते के लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे अमन सर, हो। ये जो खलीजी ममालिक की आपने बात की ना सर, इसी से रिलेटेड आपसे अगर सवाल करना चाहूँ तो अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो इसके खित्ते इसराइल, खलीजी ममालिक और पाकिस्तान पर क्या असरात मुरत्तब होंगे?
ये देखिए, कशीदगी जब खत्म होती है, जंग का जब खात्मा होता है, तो ऑफ कोर्स ये तमाम ममालिक के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। जब अमन होगा तो ऑब्वियसली इस खत्ते में प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी जारी रहेगी। हम जानते हैं आपना हुर्मुज जो है वो बंद था। देखिए, 3 अहम इश्यूज हैं आपको जहन में रखना पड़ेगा जिसके ऊपर से ये सारा डेडलॉक था। एक तो आपना हुर्मुज की बंदिश थी, वहां पे आपने देखा ईरान ने पहले उसको जो है वो ब्लॉकेड की, उसके बाद फिर नेवल ब्लॉकेड जो अमेरिका ने कर दी। इसके नतीजे में वो आमद रफ्त का जो वहां पे सिलसिला था वो रुक गया, जिससे पूरी दुनिया के ऊपर मनफी असरात हो रहे थे, बिलखुसूस तेल और गैस के हवाले से, और इकोनॉमी दुनिया की जो है वो इस हवाले से नेगेटिवली इंपैक्ट हो रही थी। तो इस हवाले से अब जो मामला तय हुए हैं वो यही है कि आपने हुर्मुज को खोला। अब उसके बाद खोलने के बाद जो टोल की बात ईरान ने इंट्रोड्यूस की थी, वहां पे मुझे लगता है कि ईरान ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी ईरान को, क्योंकि देखिए टोल लगाने का मतलब है कि आप इसकी कीमतों को मजीद बढ़ा दें। एक तो वो खित्ता जो है वो जो पानी है वो इंटरनेशनल वाटर है, इंटरनेशनल वाटर के ऊपर किसी एक मुल्क की जो इजारादारी नहीं हो सकती, वो तो एक इंटरनेशनल लॉज पे अप्लाई करता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले से जब वो मुसव्वदा सामने आएगा तो उसमें टोल की बात नहीं होगी। ये उम्मीद की जा रही है, तमाम मुबस्सिरीन यही समझते हैं कि टोल लगाना जो है वह गैर दानिशमंदाना कदम होगा। और उसके बाद जो दूसरी चीज है न्यूक्लियर के हवाले से, हम जानते हैं कि अगर ईरान ये समझता है कि उसको न्यूक्लियर वेपन नहीं चाहिए, वो उस हवाले से फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहा है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दुनिया के तमाम ममालिक के दरमियान ये इस चीज पर तो इत्तेफाक है, इवन चाइना को भी, कि ईरान को अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस को कर्टेल करना पड़ेगा। अब ऑब्वियसली उसमें यूरेनियम का इशू भी है, यूरेनियम की ट्रांसपोर्टेशन पे जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है वहां पे भी एग्रीमेंट हुआ है, तो काफी मैं समझता हूं हुई है। और जो एक मरहलावार जो उनके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई थी ईरान के ऊपर, उसको भी लिफ्ट करने की बात हुई है, बिकॉज ईरान ऑफ कोर्स अगर ये जो एक तरह से आपको लगता है यूरेनियम हवालगी करने पर राजी हो जाएगा ईरान किसी तीसरे मुल्क को, या फिर अमेरिका के हवाले कर देगा यूरेनियम? ऑब्वियसली ये तो हम तभी हतमी तौर पे कह सकेंगे जब वो मुसव्वदा सामने आएगा, लेकिन अगर इस हवाले से कोई प्रोग्रेस ना हुई होती, कोई पेशरफ ना हुई होती, बर्फ ना पिघली होती, तो मामला आगे ना बढ़ता, तो मेरी नजर में ऐसा मुमकिन है। और दूसरी बात यह है कि जो दूसरी चीज आपको जहन में रखनी है कि ईरान को के सामने एक ऑप्शन है कि वो अपने ऊपर लगाई हुई पाबंदियां जो है, उनके जो असासे मुंजमद है दुनिया भर में, सर ये बहुत जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल, सैंक्शंस को लिफ्ट किया जा सकता है। अब सैंक्शंस को अगर लिफ्ट कर दिया जाता है, उसको तेल बेचने की आजादी होती है, उसके जो असासे दुनिया भर में मुंजमद हैं, जो सैंक्शंस हैं वो लिफ्ट हो जाती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ईरान के अंदर एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सिलसिला शुरू हो सकता है। यानी 2 रास्ते हैं आपके पास, या तो आप एक एक्सट्रीम स्टैंस लेकर जंग की हालत में रहें जैसे पिछले 47 साल से थे, और दूसरा रास्ता यह है कि आप किसी हद तक प्रैग्मेटिक अंदाज में सोचते हुए इस मसले से निकलकर अपने मुल्क को इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाइए। मुझे लगता है जो दूसरा रास्ता है वो ईरान के अवाम के इंटरेस्ट में है, बिकॉज ईरान के अवाम जो है उनके लिए भी जरूरी है कि वो प्रोग्रेस करें, प्रॉस्पेरिटी करें। ऑफ कोर्स वहां पे आप जानते हैं इकोनॉमी की सिचुएशन बहुत गुनागू है, तो वहां से भी मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, तभी मामला आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हतमी तौर पर हम तभी बता सकेंगे जब ये मुसव्वदा सामने आएगा। अच्छा सर, हमने हमेशा देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप जब भी बात करते हैं तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बड़ी तारीफ करते हैं, तो अमेरिका आखिर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत पर इतना इन्हिसार क्यों कर रहा है? जी, इन्हिसार तो नहीं कर रहा ऑब्वियसली, लेकिन यह है कि एक तरह से उनका ट्रस्ट डेवलप हुआ है। यानी हमारे फील्ड मार्शल साहब ने जिस मुस्बत अंदाज में इस बहुत ही पेचीदा मुश्किल मसले को हल करने की कोशिश की है, ये मैं समझता हूं कि इसका क्रेडिट उनको जाता है, और इसके एतराफ कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, क्योंकि आप जानते हैं जब ये मसला बिल्कुल कशीदगी के धाने पे था, हम एक अल्लाह ना करे तीसरी जंग अजीम की तरफ बढ़ रहे थे, तो कोई भी मुल्क जो था वो अपने आप को इसमें इन्वॉल्व करने के लिए तैयार नहीं था। ना यूएन इन्वॉल्व हो रही थी, ना नेटो इन्वॉल्व हो रही थी, लेकिन हमारे फील्ड मार्शल साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बीड़ा उठाया, एक बहुत ही मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड मसले को हल करने के लिए वॉलंटियर किया। और ऑफ कोर्स ये आसान नहीं था, ये बहुत मुश्किल था। और ये भरोसा भी है ना, दोनों ममालिक का भरोसा है, अमेरिका का भी पाकिस्तान पर भरोसा है, फील्ड मार्शल पर भरोसा है, इसी तरह ईरान का भी फील्ड मार्शल पर भरोसा है। जी, तो ऑब्वियसली वो भरोसा उन्होंने बिल्ड किया है ना, ऐसा तो नहीं हुआ कि ऑटोमेटिकली आ गया है, उन्होंने बिल्ड किया है, अपनी क्रेडिबिलिटी को जो ना एस्टैब्लिश किया है। खुसूसन जब आपने देखा उनकी मुलाकात हुई प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बहुत पहले, आप जानते हैं जब उनका लंच हुआ था इस जंग से बहुत पहले, तो वहां वॉशिंगटन में, तो मैं समझता हूं कि एक अच्छी उनके दरमियान रैपो डेवलप हुई है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान। इसी तरह पाकिस्तान के चाइना के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, खलीजी ममालिक भी हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं, तो इसलिए हम इन तमाम ममालिक के साथ
जब उन्होंने ये देखा कि मुखलिसाना कोशिशें हो रही हैं, जी। तो उन तमाम ममालिक ने पाकिस्तान की इन काविशों को सपोर्ट भी किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सुरखरू किया उनको, बिल्कुल। हमारे मुल्क को, अच्छा सर, हमारे ये तमाम एक आखिरी आमिर सवाल खैरात। आपसे करना चाहूँगा, क्या आपको क्या लगता है, क्या ये सिफारतकारी पाकिस्तान की आलमी साख बदल सकती है? जी, मेरी नज़र में तो बदल चुकी है। पाकिस्तान जो आलमी सफारतकारी के, मैं समझता हूँ कि पेरीफेरी में या आउटस्कर्ट्स में नज़र आता था आपको, हमारे ऊपर अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ दुश्मन जो हैं वो गलत किस्म के इल्ज़ाम लगा के पाकिस्तान को नेगेटिव लाइट में पेश किया करते थे। उन सबको मुंह की खानी पड़ी जब पाकिस्तान ने अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी एबिलिटी, अपने टैलेंट्स, अपनी इम्पार्शियलिटी, अपनी मुखलिसाना कोशिशें, सिंसेरिटी से इस बहुत बड़े मसले को हल कर न सिर्फ करने की कोशिश की, बल्कि मैं तो ठीक है। समझता हूं काफी हद तक कर लिया। इससे पाकिस्तान की सफारती साख आलमी सतह पर मैं समझता हूं इस्टेब्लिश हो चुकी है, और ठीक अल्हम्दुलिल्लाह है, पाकिस्तान की सिफारती साख है वो आलमी सतह पर इस्टेब्लिश हो चुकी है। इस पर तमाम मामलात पर हम बात कर रहे थे जावेद मलिक साहब से, जो कि साबिक सफ़ीर हैं। जावेद मलिक साहब, बहुत वक्त देने के लिए। इसी मामले पर हम गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएँ। हमारे साथ मौजूद हैं शाज़िया चीमा साहिबा, जो कि माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर की। शाज़िया साहिबा, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। अच्छा, आपसे पहला सवाल ये रखना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है, क्या इसराइल इस मुमकिन माहिदे से मुतमईन होगा जो कि ईरान और अमेरिका के दरमियान होने जा रहा है? मेरा ख्याल ये है कि पहले अमेरिका तो मुतमईन हो ले, फिर उसके बाद जो है वो इसराइल भी मुतमईन हो जाएगा, और फिर उसमें ईरान का मुतमईन होना भी ज़रूरी है। तो अगर हम इस मुआहदे को गौर से देखें तो ये तो बिल्कुल एक पॉइजनस पिल है। अब अमेरिका उसको कैसे निगलेगा और फिर कैसे उससे बचेगा, ये एक और सवाल है। क्योंकि ईरान ने जो कुछ अपने सोर्सेज पे उन्होंने खुद से पब्लिश किया है, जो उनकी तरफ से इस मुआहदे की शक्ल सामने आई है, उसमें तो वो उसको उसी तरह जैसे पहले उन्होंने पाकिस्तान से कहा था कि हम 3 फेजेस में करेंगे, पहले जंग बंद होगी, दूसरे फेज में जंग बंदी के बाद जो है स्टेट ऑफ हुर्मुज, और तीसरे फेज में न्यूक्लियर। तो इस दफा उन्होंने उसको कहा है कि 3 की बजाय नहीं, हम 2 ट्रैक्स में कर लेते हैं। तो पहले ट्रैक में तो आप जंग बंद करें और डेक्लेरेशन ऑफ जो है वो सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटी करें, वॉर बंद करने का डेक्लेरेशन जो है वो बताएं, और उसके बाद नेवल ब्लॉकेड आप यहाँ से हटाएं। और नेवल ब्लॉकेड जब आप हटा लेंगे तो फिर आप हमारे फ्रोजन एसेट्स रिलीज करें, जिसके जवाब में हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्टेट ऑफ हुर्मुज का प्रोविंशियल जो है वो कंट्रोल, प्रोविजनल कंट्रोल जो है वो उसको करेंगे, रोकेंगे, और फिर उस पर ऑपरेशनल मैकेनिज्म जो है वो बाद में डिस्कस होगा, लेकिन हम उसे इंटरनेशनल कार्गो के लिए खोल देंगे। ये शाज़िया साहबा, आपसे सवाल करने का मकसद ये था, चूँकि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी अच्छी खबरें आने की बात की जा रही है। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भी भारत में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने एक अच्छी खबर आने की बात की। तो हो सकता है कि मुआहिदा कुछ हतमी मराइल में हो, और ड्राफ्ट के हवाले से भी बातें सामने आ रही थी। तो इसराइल के साथ, मतलब जो नेतन्याहू के साथ गुफ्तगू हुई थी टेलीफोनिक डोनाल्ड ट्रंप की, उसमें कुछ तनाज़ा सामने आया था, चूँकि नेतन्याहू ने कहा था कि वो मज़ीद हमले करना चाहते हैं और मज़ीद अहदाफ हासिल करना चाहते हैं। इस लिहाज से आपसे सवाल करना चाहते थे आपसे। बिल्कुल, तो उसमें देखें, ट्रंप जो हैं वो ये बहुत अच्छी डील होने जा रही है, ये वो बारहा कह चुके हैं, और हमें बहुत रियलिस्टिकली इस पे बात करनी होगी। बिल्कुल। और वो बाज़-औक़ात मार्केट्स को फ्लक्चुएट करने के लिए, स्टेबल करने के लिए भी ये बात करते हैं। अच्छा। तो और अमूमन वो वीकेंड के ख़त्म होने पे या उसके शुरू होने पे ये बात इस तरह की कर देते हैं। तो हम में से कोई भी ये नहीं चाह रहा कि जंग बंदी ना हो, मुआहिदा ना हो। हम तो सिर्फ उसी मुआहिदे का एनालिसिस कर रहे हैं जिसकी जो है वो क्लॉजेस जो हैं वो ईरान की तरफ से या वेस्टर्न मीडिया की तरफ से पब्लिश हो रही हैं। तो उसमें ईरान का जो स्टांस है वो अच्छा खासा सख्त दिखाई देता है, और अगर अमेरिका को वो मंजूर है तो बिल्कुल इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अमेरिका के साथ बाकी जो उनके वहाँ पे एलाइज हैं, पार्टनर्स हैं, बाय पार्टीसन उनके जो हैं, अपोजिशन के जो लोगों का ख्याल है, न्यू कंजर्वेटिव हैं, ग्लोबलिस्ट हैं, उनका क्या इसके बारे में कहना होगा, जहाँ पे ईरान जो है वो कह रहा है कि आप ना सिर्फ ये कि जंग बंद करें, बल्कि इसकी एक डेक्लेरेशन जो है वो होगी, और मैं स्टेट ऑफ हुर्मुज के ऊपर किसी सूरत कंट्रोल नहीं छोड़ूंगा। उसको उन्होंने बड़े सलीके से, बड़ा लपेट के ये कहा है कि जी हम वक्ती तौर पे स्टेट ऑफ हुर्मुज जो है वो ओपन कर देंगे इंटरनेशनल ट्रैफिक के लिए, मगर उसका ऑपरेशनल मैकेनिज्म जो है वो डिसाइड होगा, लेकिन उसके इवज आप हमारे जो फ्रोजन एसेट्स हैं उनको आप खोलेंगे। और फिर अगर न्यूक्लियर की बात है तो उन्होंने वो ये मान गए हैं कि हम 3% तक अपने न्यूक्लियर इनरिचमेंट को
कंट्रोल करते हैं और जो हमारा 60% है उसे हम 20% पे डाइल्यूट कर देते हैं, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी शर्त रख दी है कि हमारा जो न्यूक्लियर जो यूरेनियम एनरिच करने का हमारी जो कैपेबिलिटी है और जो हमारा पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर है वो आप हमें लिख कर देंगे कि वो हमारा राइट है और हम उसे अप टू 3% करते रहेंगे। तो ये तो JCPOA से भी ज्यादा और एक ये जो यूरेनियम हवाले करने की बात है, तो ये किस हद तक आपको नजर आता है कि ईरान इस पर राजी हो जाएगा यूरेनियम हवाले करने की, कि वो अमेरिका को हवाले कर दे जिस पर ट्रंप कहते हैं कि मैं उसे जला दूंगा, या फिर किसी तीसरे मुल्क को वो दे दे? बिल्कुल भी अमेरिका को हवाले नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास देखिए ना, आपके पास कोई मैजिक बैंड है ना मेरे पास है, तो जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास हम मौजूद इन्फॉर्मेशन से डॉट कनेक्ट कर रहे हैं। तो ईरान का पूरा मीडिया, उनका पूरा डिप्लोमेटिक कार्ड, उनकी जो फॉरेन ऑफिस की वेबसाइट है, कहीं पे ये नहीं है, बल्कि तरदीद है कि हम कोई इनरिच्ड यूरेनियम किसी के हवाले नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। पिछली दफा उन्होंने जब JCPOA साइन किया था तो उन्होंने रशिया के हवाले करने की बात की थी। हमें नहीं पता कि रशिया ने आके उसे यहीं पे मॉनिटर किया या रशिया के हवाले हो गया। इस दफा उन्होंने कैटेगोरिकली ये लिख कर बताया है कि हम हवाले नहीं कर रहे हैं, 60% को डिल्यूट करके 20% कर लेंगे और 20% हम अपने पास रखेंगे और अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे। तहरीरी तौर पे आपको लिख कर देंगे कि हम मुस्तकबिल में न्यूक्लियर जो है वो आर्सेनल नहीं बनाएंगे और 3% तक अपनी इनरिच्ड यूरेनियम का हक रखेंगे और अपना तमाम वो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप तहरीरी तौर पे मानेंगे, रेटिफाई करेंगे कि हमारे पास वो हक है कि हम अपनी जरूरत के लिए इनरिच्ड यूरेनियम अपने पास रखें। तो इसमें तो कहीं से ये नहीं है कि वो अमेरिका के हवाले कर। अच्छा शाजिया साहिबा, जो वज़ीर आज़म का दौरा चीन है, आप इसको क्या देखती हैं, कितनी अहमियत का हामिल है? चूँकि पहले ट्रंप ने भी दौरा किया, उसके बाद रशिया के सदर ने भी दौरा किया और अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा, तो ये कितनी अहमियत का हामिल है? देखिए, इसकी अहमियत से तो बिल्कुल इनकार नहीं है और तीनों जो दौरे हैं वो अपनी अपनी जगह पे इसलिए अपनी अपनी नौयत पे अहम है कि तीनों के जो हैं वो मकासद जो हैं वो डिफरेंट हैं। अमेरिका जो है वो अपना बायलैटरल कोई उनका था जिससे वो क्या अचीव करके गए वो एक अलग डिबेट है। तो हम जो है हमारा अपना उनके साथ लॉन्ग टर्म जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, हमारे वो एलाइज हैं, हम वहाँ पे बहुत सी जो है वो ट्रेड डील जो है हम वहाँ पे बहुत से MOU साइन करके आए हैं। उनके एक प्रोविंस और पंजाब के दरमियान जो है कोई एग्रीमेंट हुआ है यूनिवर्सिटीज का, स्टूडेंट्स का, तो वो बहुत लंबी लिस्ट है। तो हमारा बहुत ही एक पावर पैक्ट किस्म का दौरा था जो पहले से प्लान्ड था, जिसकी तमाम बातें जो हैं वो ऑलरेडी मौजूद थी। और रशिया जो है उनका दौरा भी उनके लिहाज से बहुत ही कामयाब रहा। तो पाकिस्तान का दौरा जो है, ऑफ कोर्स अगर आपका इशारा ये है कि क्या इन 3 दौरों में ईरान जिक्र हुआ, तो यकीनन हुआ होगा। तो पाकिस्तान जिस लार्जर सिक्योरिटी अरेंजमेंट पे काम कर रहा है उसके अंदर चीन और रशिया तो बहरहाल शामिल हैं। तो इस पे तो इनकार ही नहीं है कि ये जरूर बात हुई होगी। और जो भी ईरान ने अपना जो अब ये 2 ट्रैक प्लान, इस पे भी डिस्कशन हुई होगी और इन दोनों के आशीर्वाद से ही भेजा होगा। ठीक है शाजिया साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और ये गुफ्तगू की और जो तज्जिया था वो पेश किया। अब हम एक ब्रेक लेंगे, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अब हम बात करते हैं कुछ मौसम पर। चूँकि सोशल मीडिया पर बड़ी ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि आया ईद पर मौसम कैसा होगा, तो ईद पर मौसम कैसा रहेगा, इस पर बात करने के लिए हमने इस वक्त दावत दी। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर नेशनल वेदर फोरकास्टिंग सेंटर इस्लामाबाद, इरफान विर्क साहब। इरफान विर्क साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त निकालने के लिए। इरफान साहब बताइएगा, 2 दिन बाद ईद है, तो ईद पर मौसम कैसा रहने वाला है, ज़रा हमारे नाजरीन को बता दीजिएगा। चूँकि सोशल मीडिया पर बड़ी ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद ईद पर कोई बारिश का भी इम्कान है, ऐसा है या नहीं है? देखिए, जो जैसे ही कल मंडे को जो अगला हफ्ते का आगाज होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे तक जो है मौसम जो है वो शदीद गर्म होगा मुख्तलिफ इलाकों में और ज़्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। ताहम कल सुबह के वक्त जो होगा पहाड़ी इलाके, कश्मीर और उससे मुल्हिका इलाके या शुमाल मशरकी पंजाब के इलाके, वहाँ पर तेज़ हवाएं वगैरह चल सकती हैं, आंधी आ सकती है। अलगरज आने वाले ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ये जो 3 दिन होंगे इसमें मौसम शदीद गर्म होगा जी। अच्छा, ये सिंध के हवाले से भी ज़रा बताइएगा कि सिंध का क्या मौसम रहने वाला है? क्या यहाँ पर मज़ीद शदीद गर्मी पड़ेगी? क्या मज़ीद पारा ऊपर जा सकता है? यहाँ की क्या खबरें हैं सर?
देखिए जो सिंध के इलाकों में है वहां पर भी शदीद गर्मी पड़ेगी। अगर हम आज के दर्जा हरारत की बात करें तो आज दादू में 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा चुका है, ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है। इसके अलावा मोजोदड़ो और शहीद बेनजीराबाद में 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है ना वो जा चुका है। तो इस तरह जो सिंध के इलाके हैं वहां पर जो है वो हीट वेव की कैफियत जो है वो नजर आना शुरू हो गई है। अच्छा। और आने वाले 3 से 4 रोज जो होंगे मजीद जो है ना वो टेम्परेचर बढ़ेंगे और मजीद जो है ना वो गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। जी तो सर ये जो खबरें गर्दिश कर रही हैं ईद के तीसरे रोज़ से बारिश की, मतलब ये दम तोड़ती हुई नज़र आ रही हैं। आप बता रहे हैं कि शदीद गर्मी का जोर होगा। देखें जो एक मगरबी हवाओं का सिलसिला जो है वो लग रहा है कि 28 तारीख को गालबन बरोज जुमा और हफ्ता और इतवार इन दिनों में एक मगरबी हवाओं का सिलसिला जो बलाई इलाकों में दाखिल होगा, जिससे खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाके होंगे, गिलगित बल्तिस्तान के, कश्मीर के, इसके अलावा खिता पटवार और इससे मुल्हिका जितने इलाके होंगे और शुमाल मशरकी पंजाब के कुछ इलाके, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आंधी के साथ बाज इलाकों में जो है ना वो बारिश हो जाएगी। जी अच्छा, मतलब उस लेकिन बारिश जो जुनूबी इलाके होंगे वहां पर बदस्तूर जो है ना वो गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। जी मतलब ये सिंध वालों को कब तक ये गर्मी का जोर बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये भी ज़रा बता दीजिए कि यहाँ भी बड़ा बारिश का बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है लेकिन बारिश हो नहीं रही है। देखें जो है अभी फिल वक्त कोई ऐसा स्पेल नहीं है, ऐसा कोई बारिश वाला सिलसिला नहीं है। ताहम हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जून में जो है कोई ना कोई स्पेल जो है ना वो सिंध को भी जो है ना वो अफेक्ट कर सकता है। अच्छा, गर्मी का जोर कुछ कम होगा सिंध में स्पेशली? देखिए अभी तो फिल वक्त मैंने आपको बताया ना पहले भी कि गर्मी का जोर जो है वो सिंध में बरकरार रहेगा। आने वाले दिनों में रवा हफ्ते में जैसे ये कल से जो हफ्ता आगाज होगा तो शुरू वाले जितने भी दिन होंगे इनमें जो है ना वो गर्मी जो है वो बरकरार रहेगी। और इसमें ये हो सकता है कि दोपहर और शाम को जो है वो गर्द आलूद हवाएं चले, लेकिन वो भी लू जैसी हवा होगी, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको कोई उससे जो है ना रिलीफ मिल सके। जी अच्छा, पंजाब में इसके अलावा इस्लामाबाद में और जो बालाई इलाके हैं सवात दीर, वहाँ मौसम कैसा रहने वाला है ईद पर? देखिए पंजाब के जो इलाके होंगे ना, जनूबी पंजाब के इलाके जिसमें रहीम यार खान, मुल्तान, खानेवाल, लोधरा, ये जितने भी इलाके होंगे और इसके गिरदनवा के इलाके, सादकाबाद और जितने भी ये इलाके हैं, यहाँ पर भी गर्मी की शिद्दत जो है में इजाफा होगा और गर्मी तेज रहेगी। ताहम जो बालाई इलाके होंगे वहां पर भी गर्मी होगी, ये नहीं है कि पंजाब में नहीं होगी। पंजाब के भी पूरे पंजाब में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मंगल, बुध और जुमेरात को शदीद गर्मी जो है ना वो पड़ेगी। लेकिन जैसे ही जुमा, हफ्ता और इतवार का आगाज होगा वो उन दिनों में हम देखते हैं कि भलाई पंजाब के कुछ इलाके, ज्यादातर इलाके नहीं, कुछ इलाके जहां पर जो है ना वो आंधी के साथ बाज इलाकों में कोई बारिश हो जाएगी और ईद उससे रिलीफ मिल जाएगा। शुमाली इलाका जाता हो जाए, यानी कि पहाड़ी इलाकों में, खिता पटवार में, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में कुछ रिलीफ मिल जाएगा इस हफ्ते जो हफ्ता आगाज होगा उसके आखिर में। बाकी जो है जनूबी इलाकों में जो गर्मी की शिद्दत होगी वो बरकरार रहे। अच्छा, पाकिस्तान भर के जो बासी हैं उनका ईद का पहला दिन कैसा गुजरने वाला है, ये बड़ा अहमियत का हामिल है, इससे मुतालिक ज़रा बता दीजिएगा पूरे पाकिस्तान में। देखिए जो ईद का पहला रोज है वो लग ऐसा रहा है कि वो ज़्यादातर गर्मी होगी। जो अगर आप इसमें पंजाब की बात कर लें, पंजाब के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी होगी। इसके अलावा सिंध में शदीद गर्मी होगी, बलूचिस्तान में भी गर्मी पड़ेगी और KPK के जनूबी इलाके होंगे वहां पर भी गर्मी होगी। ताहम जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर जुज़वी अबरआलूद हो सकता है, लेकिन वहां पर भी कोई ऐसी चीज नहीं है कि वहां पर भी उस हवाले से क्योंकि ऑलरेडी उनके जो मामूल के दर्जा हरारत होते हैं वो भी कम होते हैं पहाड़ी इलाकों के, तो वहां पर भी मामूल के दर्जा हरारत जो है ना वो कदरे बढ़े हुए होंगे। अच्छा इरफान साहब, मानसून के हवाले से क्या बताएंगे सर? मानसून की पेशगोइयाँ कब से होने जा रही हैं?
देखिए मूनसून अमूमन जो होता है ये जुलाई का फर्स्ट वीक या जून का जो आखिरी दिन होते हैं बिल्कुल। उनमें आगाज हो जाता है। अमूमन 1 जुलाई को जो है ना हमारे यहाँ प्लस माइनस कुछ दिन होते हैं, उसमें जो है ना हमारे इलाकों में जो है ना वो मूनसून का आगाज हो जाता है। अगर मैं अब की बात करूं तो अभी मूनसून जो है वो इंडिया में दाखिल नहीं हुआ। अच्छा। अब जब इंडिया में दाखिल होता है तो उसके बाद कोई हमारे पास आते आते भी 20-25 दिन लग जाते हैं। बाज़ औक़ात ये दिन कम होते हैं, बाज़ औक़ात ये दिन ज्यादा होते हैं। तो जब ये इंडिया में दाखिल होगा उसके बाद जो है ना ये हमारे पास आएगा। इस बार भी यही लग रहा है कि ये नॉर्मल जो है जो डेट्स हैं मूनसून की, उसी में मूनसून जो है ना वो आएगा। उससे पहले अभी कोई बारिश जो है ना मूनसून की हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है जी। डायरेक्टर नेशनल वेदर फोरकास्टिंग सेंटर इस्लामाबाद इरफान विर्क साहब हमारे साथ मौजूद थे। इरफान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बताया कि ईद के 3 दिन गर्मी का राज रहेगा और आवाम को मोहतात रहने की यहाँ पर हिदायत भी की गई है। इसी के साथ अली मौज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।